हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है डाइजेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और डाइजेशन में हमने देखा था कि किस तरह से आपकी बॉडी में फूड एंटर करता है, किन किन ऑर्गन्स को होते हुए वो फाइनली स्टमक तक रीच करता है, ठीक है। और एक चीज और हमने जानी थी जो जनरली लोग नहीं जान पाते, कि स्टमक में ही आपका डाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसका कंप्लीशन जाकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम वाले पार्ट में होता है, ठीक है। चलिए अब डाइजेशन को साइड करते हैं और अब बढ़ते हैं आगे, यानी नेक्स्ट मोस्ट या मच नीडेड प्रोसेस आपकी बॉडी का, विच इज रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है, इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में डाइजेशन के लिए यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड के लिए जिस ऑक्सीजन की नीड होती है, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिलती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। एक्चुअली अगर मैं बोलूं, नॉट एग्जैक्टली रेस्पायरेशन, वो जो ऑक्सीजन की नीड है हमारी बॉडी में उसे पूरा करने के लिए एक और मैकेनिज्म चलता रहता है along with the process of respiration which is breathing, all right। ब्रीदिंग क्या है, यहां पर हम रेस्पिरेशन में मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रही हूं, फिर हम इसे डिटेल में अभी बात करेंगे, ठीक है। देखिए, जब हमारी बॉडी में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन ही बेसिकली कहलाता है ब्रीदिंग प्रोसेस। ब्रीदिंग में हम ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं और फिर हमारे सेल्स के जो भी मैकेनिज्म चल रहे हैं उनके थ्रू जो भी CO2 रिलीज होती है, उस CO2 को ला करके बाहर छोड़ दिया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग प्रोसेस में आपके जो पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं यानी नॉस्ट्रल्स, लंग्स, ये सारे तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही करते हैं। साथ ही ब्लड की जो आरबीसी है वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है। कैसे करती है, क्योंकि आपके ब्लड में एक कंपोनेंट होता है विच इज आरबीसी, एंड आरबीसी में एक कंपोनेंट होता है विच इज हीमोग्लोबिन। अभी हम सर्कुलेटरी सिस्टम में आएंगे तो हम इस बारे में डिटेल में और भी बात करेंगे, यानी ब्लड के अदर कंपोनेंट्स के बारे में भी देखेंगे। लेकिन अगर हम सीधा सीधा रेस्पिरेशन की या ब्रीदिंग की जहां बात आती है, तो वहां पर ये हीमोग्लोबिन का नाम आना ही आना है। इसलिए आना है क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऐसा कंपोनेंट है आपकी बॉडी का जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। यानी जैसे ही आपकी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है थ्रू योर नॉस्ट्रल पोर्शन, ठीक है, यहां से जैसे ही ऑक्सीजन आई ये ब्लड में मिक्स होगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उन ब्लड में जो उन आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, यानी हीमोग्लोबिन को हम HB से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी ने कभी भी अपना ब्लड टेस्ट कराया होगा तो उसमें हीमोग्लोबिन काउंट भी आता है, ठीक है। तो वही हीमोग्लोबिन की बात हो रही है यहाँ पर। वो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ अटैच होकर के एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है विच इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, राइट। इट मीन्स ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ये दोनों आपस में ऐड हो जाते हैं और ऐड होकर के बनाते हैं कंपाउंड विच इज नोन एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑलराइट। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन रिच हो चुका है, अब उसे पूरी बॉडी की सेल्स में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। और सेम इसी मैकेनिज्म के थ्रू जो आपकी सेल्स अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज करते समय जो CO2 रिलीज करती हैं, CO2 लिबरेट करती हैं, उस CO2 से मिल करके ये एक कंपाउंड बना देता है विच इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑलराइट। विच इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को आपकी पूरी बॉडी की सेल्स से इकट्ठा करके हम जब एक्सहेल आउट करते हैं तो बॉडी के बाहर कर दिया जाता है, ऑलराइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ये दोनों ही प्रोसेस अल्टरनेटिवली चलते रहते हैं हमारी बॉडी में, दोनों ही एक इंपॉर्टेंट प्लेस कवर करते हैं हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में, ठीक है। तो कैसे इन दोनों में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देखिए डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, बट एक जो बेसिक डिफरेंस है वो मैंने नहीं लिखा है, जो मैं आपको अब बता रही हूँ। जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है
ब्रीदिंग का प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है। बस जैसे ही ऑक्सीजन आपकी बॉडी में गई, CO2 बाहर निकली, बस ब्रीदिंग का प्रोसेस वहीं पर स्टॉप हो जाता है, ठीक है। जबकि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस तब कंप्लीट माना जाएगा जब आपकी बॉडी में एनर्जी लिबरेट हो जाए, यानी इस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके आपकी बॉडी की सेल्स जब फूड का ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी वहां से रिलीज होती है आपकी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो इस प्रोसेस को कंप्लीटली हम रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। आई गेस आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। नाउ अब हम फर्दर डिफरेंसेस की बात करेंगे, एक एक करके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन एक फिजिकल और बायोकेमिकल दोनों प्रोसेस है। कैसे? बिकॉज ब्रीदिंग ही रेस्पिरेशन है बट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग नहीं है, ठीक है। यानी जब तक आप ब्रीदिंग नहीं करेंगे आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा प्रॉपर अमाउंट में, और अल्टीमेटली आपका जो फूड है वो ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज नहीं करेगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं ये चीज कि अगर ब्रीदिंग है तभी रेस्पिरेशन है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर रेस्पिरेशन नहीं है तो ब्रीदिंग नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंटर करी फिर तो रेस्पिरेशन को कोई नहीं रोक सकता, ऑलराइट। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। क्यों फिजिकल प्रोसेस है? क्योंकि ब्रीदिंग हम देख सकते हैं, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक तरीके से आपके आउटर जितने भी पार्ट्स हैं वो ही ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन कंपैरिजन टू इनर पार्ट्स। हाँ, हीमोग्लोबिन करता है, अदर ऑर्गन्स भी करते हैं थोड़ा बहुत, बट अल्टीमेटली ये किसी चीज के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता, कुछ ऐसा नहीं बनाता जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा हो, ऑलराइट। ओनली ब्रीदिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली ब्रीदिंग, नॉट रेस्पिरेशन, ठीक है। फॉर रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक सेपरेटली, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, अभी सिर्फ ब्रीदिंग की बात हो रही है, समझ में आ गया आपको। तो ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसे हम देख सकते हैं, जबकि आपका रेस्पिरेशन एक फिजिकल प्रोसेस भी है और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है, ठीक है। बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों है आप जानते हैं, अभी हम आगे इस मैकेनिज्म को जब डीपली डिस्कस करेंगे तो आप ये चीज अपने आप ही समझ जाएंगे कि केमिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व हो रही है इसमें, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स, तो इस वजह से इसे हमने बायोकेमिकल प्रोसेस भी बोल दिया है। प्लस ब्रीदिंग भी रेस्पिरेशन है, तो ब्रीदिंग का हमने फिजिकल प्रोसेस भी इसमें ऐड कर दिया है, ऑलराइट, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट रिलीज एनर्जी। मैंने आपको बताया कि रेस्पिरेशन का प्रोसेस कंप्लीट तब माना जाएगा जब जो भी रॉ मटेरियल्स हैं उनका यूटिलाइजेशन करके एनर्जी का लिबरेशन हो। तो एनर्जी का रिप्लेशन ब्रीदिंग में तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहां पर कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा माइन्यूट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रीदिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, वही रेस्पिरेशन में आप जानते हैं कि होता है, ठीक है। डज नॉट रिलीज एनर्जी and it releases energy, all right। अब next point देखते हैं, this is an extracellular process and this is an intracellular process। firstly I want to tell you all that what is the difference between intracellular and extracellular और intercellular, ठीक है। ये तीनों टर्म्स हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं अभी हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो बायोलॉजी में ये टर्म से आपको बहुत बार फेस टू फेस होना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंस आप यहीं पर समझ लीजिए। इंट्रासेलुलर, ठीक है। तो तीन टर्म्स की हम यहाँ पर बात करेंगे जो कि बहुत ही बेसिक से टर्म्स हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को ये ऑलरेडी आते भी होंगे, बट जिन्हें नहीं आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पर आपको बता दे रही हूँ, जिससे आपको आगे में कभी भी इन टर्म्स का यूज करूंगी तो आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगी। फर्स्टली एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर की जब हम बात करते हैं उन सेल्स, उन स्पेसेस या उन जगहों की बात करते हैं जो कि सेल के बाहर है, ठीक है, यानी कि आउटसाइड दी सेल, ठीक है। यानी सेल्स के बाहर की जब हम बात करेंगे तब हम टर्म यूज करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर। कैसे? यहां पर मैंने बताया ब्रीदिंग एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। क्यों? इसमें सेल्स के अंदर के मैकेनिज्म में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है आपकी ब्रीदिंग का, और जब इफेक्ट पड़ने लगता है यानी जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके आपका सेल फूड का ब्रेक डाउन करने लग जाती है, तो फिर वहां से
ब्रीदिंग प्रोसेस स्टॉप होकर के हम उसे एज अ रेस्पिरेशन की प्रोसेस कंसीडर करने लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर सेल्स के अंदर के किसी मैकेनिज्म में ब्रीदिंग का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली हम उसे एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। आई गेस आई मेड इट वेरी क्लियर नाउ। नाउ intercellular are the spaces between two different cells, okay, the spaces between two different cells, between two cells, yani if we consider these are some cells of an atom, ठीक है, or an tissue, so the spaces between two different cells are known as intercellular spaces। और ये टर्म्स आपको बहुत ही ज्यादा केमिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएंगे, तो इसके डिफरेंस को यही क्लियर कर लीजिएगा। नाउ द लास्ट वन इज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, ठीक है। इंट्रासेल्युलर मीन्स विद इन सेल, सेल के अंदर का स्पेस, यानी किसी सेल के अंदर जितना भी स्पेस होगा वो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम दो सेल्स के बीच का स्पेस ना कंसीडर करते हुए ये लेंगे, दिस इज नोन एज इंट्रासेल्युलर स्पेसेस, ऑलराइट। तो आई गेस आपको ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और इन्हें आप प्लीज कहीं नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। चलिए, तो अभी हमने बात की कि जो आपका ब्रीदिंग है वो एक एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है, कैसे है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आएंगे इधर रेस्पिरेशन पे आते हैं। ये एक इंटरसेलुलर प्रोसेस है, या ये एक ये एक इंट्रासेलुलर प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड हमेशा ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके इनसाइड दी सेल होता है। इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस का, एक्स्ट्रा सेलुलर पोर्शंस पे आपकी जो भी चीजें प्रेजेंट होंगी, मैट्रिक्स वगैरह, उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम्स डू नॉट गेट इन्वॉल्व। अब आपके ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट आप याद करिए, सबसे पहले पॉइंट पर मैंने लिखा था इट इज अ कंप्लीटली फिजिकल प्रोसेस। तो अगर फिजिकल प्रोसेस कोई चीज हो रही है तो उसमें किसी भी एंजाइम्स या केमिकल्स का इन्वॉल्वमेंट ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है। और इधर सेवरल एंजाइम्स रिक्वायर्ड, वो अभी हम आगे जब रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे तो हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एंजाइम्स इनमें किन किन तरह से इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। नाउ confined to certain organs only occurs in cells of the whole body। जो आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म है उसमें आपकी बॉडी के कुछ सर्टेन ऑर्गन्स ही इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका नॉस्ट्रल पोर्शन या आपका ब्लड का आरबीसी वाला पोर्शन हो गया, ठीक है, या जो भी आप एयर ब्रीथ करते हो उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेजर ऑर्गन है हमारे ब्रीदिंग के लिए। तो उनमें सिर्फ यही कुछ ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ना कि पूरी बॉडी का। हार्ट का कोई काम नहीं है, ठीक है, किडनी का कोई काम नहीं है, यूरेटर का कोई काम नहीं है, आपके स्टमक का कोई काम नहीं है ब्रीदिंग में। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, ईच एंड एवरी सिंगल सेल ऑफ योर बॉडी गेट इन्वॉल्व, ऑटोमेटिकली वो हो ही जाएगी, आपको उसके लिए कुछ करना नहीं है। जैसे ही आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, आपकी हर एक सेल टाइम टू टाइम जो है उसमें पार्टिसिपेट करती रहती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में क्या कोई ऐसा ऑर्गन है जो बिना फंक्शनिंग के भी चल सकता है? आई गेस नहीं है, इसका आंसर है नो। क्यों? हर एक ऑर्गन, जो भी ऑर्गन है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किसी ना किसी सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं, सिस्टम्स हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन, अबाउट रेस्पिरेशन। अभी हम रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डिस्कस करेंगे। एंड जैसे कि अभी हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है, अपने लास्ट कुछ वीडियोस में कवर किया है उस पोर्शन को। तो आप ये देख रहे हैं, कोई भी एक अगर ऑर्गन है आपकी बॉडी का, तो अगर वो किसी एक प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इट डजंट मीन्स कि वो किसी और प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के लिए कुछ काम कर रहा है, तभी वो आपकी बॉडी में है, ठीक है। क्योंकि वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं कुछ, आप सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, सबने पढ़ रखे हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स के बारे में।
बट वो फंक्शन लेस होते हैं, उनका कोई भी नीड नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो रेस्पिरेशन है ये हर एक बॉडी की सेल्स में होगा ही होगा, ठीक। Now the last one is its mechanism is different in all organisms. It involves the same mechanism. देखिए क्यों मैंने ये बोला कि ब्रीदिंग के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म अपना अलग अलग तरीका अपनाते हैं। आप जानते होंगे अबाउट अमीबा, ठीक है। अमीबा क्या करता है, अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करता है। कुछ हद तक फ्रॉग्स भी अपनी स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं, या कुछ ब्रीदिंग करते हैं। तो ये सारे जो भी सिस्टम्स हैं ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करेंगे। वहीं फूड का ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस, जिसे कि हम बेसिकली रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो प्रोसेस हर एक ऑर्गेनिज्म का सेम होगा, क्योंकि इस प्रोसेस का कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है कि किसी और तरीके से भी एनर्जी बनाई जा सके। अगर ऐसा होता तो ना तो रेस्पिरेशन की नीड होती आपकी बॉडी में, ना ही आपको इनहेल और एक्सहेल करने की नीड पड़ती, और ना ही ऑक्सीजन का इतना ज्यादा हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट होता, ठीक है, इंपॉर्टेंस होता। तो इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। मींस रेस्पिरेशन जो है ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हर एक स्मॉल, बिग, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, लेस डेवलप्ड, मोर डेवलप्ड, स्मॉल, हायर, हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगी। बट ब्रीदिंग भी देखने को मिलेगी, बट कैसे मिलेगी डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। ऑलराइट, अभी तक हमने ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का डिफरेंस पढ़ लिया, ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की और रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। और इसको डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या है, ठीक है, और हमारा कौन से रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उनका कैसे इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। क्या मतलब है इन टर्म्स का, देखिए चलिए अभी तक हमने देखा और पढ़ा कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग क्या है, रेस्पिरेशन क्या है, किन में एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट है, या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं या क्या सिमिलैरिटीज हैं बिटवीन ब्रीदिंग एंड द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और किसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे उसी के आगे, कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे रेस्पिरेशन के बारे में, इनके टाइप्स, और टाइप्स में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये सब के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद भी काफी सारे टॉपिक्स बचे रह जाएंगे जिनको मैं डिफरेंट वीडियोस में कवर करूंगी, तो आप प्लीज सारे वीडियोस देखिएगा अगर आपको रेस्पिरेशन बहुत ही डीपली समझना है तो, ठीक है, और स्पेशली उन बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड्स दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन को कैटेगराइज कितने पार्ट्स में किया गया है। तो आप सब जानते हैं कि रेस्पिरेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट्स हैं, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन एंड द सेकंड वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक और एनारोबिक टर्म का मतलब सिर्फ इतना सा है, एरोबिक वो होते हैं, वो उस टाइप के रेस्पिरेशन जिनमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि अभी जब पीछे हम ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था कि ऑक्सीजन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए भी और ब्रीदिंग के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन होना जरूरी है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा, अगर किसी प्रोसेस के लिए कोई एक एलिमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर उस एलिमेंट की प्रेजेंस भरपूर मात्रा में होगी तो वो प्रोसेस तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। वहीं अगर उसी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलर एलिमेंट की कहीं से भी कमी हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो अगर वो प्रोसेस एक बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल है तो वो प्रोसेस तो होगी ही, बट कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही डिफरेंस अभी हमें देखने को मिलेगा बिटवीन एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एंड बिटवीन एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। चलिए अब ये समझ लेते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं बेसिकली उन ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं एरोब्स, और जो नॉन एरोबिक या एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम नाम देते हैं एनारोब्स, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन करने वालों का नाम हो गया एरोब्स एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वालों का नाम हो गया
एनाएरोब्स। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इन दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये जो मैंने रिएक्शन लिख रखी है यहां पर, इस रिएक्शन को आप कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं, एनसीईआरटीज में दी भी गई हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं। कभी भी आपसे अगर रेस्पिरेशन के बारे में पूछा जाए या रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में पूछा जाए तो ये रिएक्शन लिखना आपके लिए मस्ट है। इसे आप बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और उसको कभी भी भूलिएगा मत। और इस रिएक्शन को हम देखेंगे जब हम इन पॉइंट्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला देखते हैं, जो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका एरोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या मिल गया, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर रेस्पिरेशन होगा तो बहुत एफिशिएंटली होगा, और एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही मस्ट है, मैंने आपको बताया अभी। और यहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी इन केस अगर आपकी सेल्स को या कोई भी एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है, उसकी सेल्स को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम पर वो जिस टाइप का रेस्पिरेशन करेगा उसे हम एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन ना बोल करके एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन का नाम देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। देखिए जब आपकी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, मैंने आपको रेस्पिरेशन में समझाया था कि कैसे आपकी बॉडी की सेल्स ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके, जो कि ब्रीदिंग के थ्रू आपकी बॉडी में आई है, ठीक है, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करके आपके जो भी फूड पार्टिकल्स हैं, फूड मटेरियल्स का ब्रेक डाउन होता है इनसाइड योर सेल्स, आपकी सेल्स के अंदर, और किस तरह से आपकी जो सेल्स हैं वो एनर्जी रिलीज करती हैं। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ही ज्यादा ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड होगा और उतनी ही ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। तो यहां पर हमें यह समझने को मिलता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में आपके फूड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन आपको प्रॉपर अमाउंट में मिल रही है। ठीक है, वही जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो यहां हमेशा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा और यहां पर आपको इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। क्यों, सब जानते हैं क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन आपकी प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है या कंप्लीटली एब्सेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज 38 एटीपी एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अब आप देख सकते हैं कि इधर 38 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये डिफरेंस आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा है और कितनी ज्यादा ऑक्सीजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। वो आप अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड से समझ सकते हैं कि अगर ऑक्सीजन एम्पल है, ठीक है, तो यहाँ पर ये 38 एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन करेगी, वहीं अगर ये कम है तो ये सिर्फ 2 एटीपी एनर्जी प्रोड्यूस करेगी, जो कि हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस इन द साइटोप्लाज्म, क्रेब्स साइकिल्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल अभी हम डीपली से डिस्कस करेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है ये, इससे कवर किया जाएगा। तो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल ये दो ऐसी प्रोसेस हैं, या इन्हें हम टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज टीसीए साइकिल। ठीक है, इसे हम टीसीए साइकिल भी बोल सकते हैं, मैंने इसलिए दूसरा नाम बता दिया, हो सकता है किसी और रेफरेंस बुक में इसे टीसीए से डिनोट किया गया हो। ऑलराइट, तो ये दोनों प्रोसेसेस ऐसी हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन को फैसिलिटेट करने का काम करती है। ठीक है, क्योंकि अभी आपने ऊपर के जो पॉइंट्स पढ़े, आपने ये पॉइंट्स पढ़ के ये एक अंदाजा लगा लिया होगा कि ये प्रोसेस इन कंपैरिजन टू एनारोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिलीज करनी है, तो इसीलिए इसकी फैसिलिटेट करने के लिए इसको कुछ एक प्रोसेसेस और एक्स्ट्रा इनमें इन्वॉल्व होती हैं, जिनमें से कि पहली है आपकी ग्लाइकोलिसिस एंड द नेक्स्ट वन इज क्रेब्स साइकिल। तो ये अभी हम पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में। और ध्यान देने वाली बात ये है कि जब आपकी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है आपकी बॉडी की सेल्स में, तो कौन सी प्रोसेस कहां हो रही है। ठीक है, तो यहां पर ग्लाइकोलिसिस होती है साइटोप्लाज्म में
और क्रेब्स साइकिल कंप्लीट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी यहाँ पर आपने देखा डिफरेंट डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व होती जा रही है ना, क्यों होती जा रही है? प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, ज्यादा चीजों की जरूरत है, ज्यादा स्पेस की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। वही एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। यहाँ सिर्फ साइटोप्लाज्म मिल गया, काम बन गया, और किसी चीज की कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट पॉइंट है टेक्स प्लेस इन मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इधर occurs in some yeast, bacteria and in human beings only during the time of vigorous activities or exercises or running, all right? तो क्या इससे पता चला हमें कि जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है, मेजरली जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल्स हो, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ऑक्सीजन एक प्रॉपर अमाउंट में हर एक इंडिविजुअल के लिए हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कब ऐसा होता है? जब हमारी सेल्स को नीड ज्यादा है ऑक्सीजन की, बट हम ब्रीथ उस रेट से नहीं कर पा रहे। आप सबने ये चीज फील की होगी, जब आप रनिंग करते हैं या आप बहुत हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप बहुत तेज तेज से ब्रीदिंग करने लग जाते हैं। तो उस तेज ब्रीदिंग की वजह क्या होती है कि आपकी बॉडी की सेल्स जो है वो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड करने लग जाती हैं, और उस टाइम पर जब आपकी बॉडी की सेल्स की ऑक्सीजन की डिमांड पूरी नहीं हो पाती है या आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपकी सेल्स एरोबिक की जगह एनारोबिक रेस्पिरेशन को करने लग जाती है, ठीक है। तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जब करने लग जाएगी तो वो उतनी एफिशिएंट रिएक्शन नहीं होगी जो आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की थी, यानी इन सिंपल उतनी एनर्जी आपकी वो सेल्स नहीं रिलीज कर पाएंगी जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पर एनर्जी रिलीज कर रही थी आपकी बॉडी की सेल्स, ठीक है। तो इसे समझने के लिए हमें ये रिएक्शन देखनी है, रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, आपकी एनसीईआरटीज में भी दी गई हैं, आपकी रेफरेंस बुक्स में भी दी गई हैं, हर एक बुक में, तो आप इसे बिल्कुल से याद कर लें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन के बारे में। तो इसमें मैंने आपको बताया रेस्पिरेशन एग्जैक्टली है क्या? जब आपके फूड पार्टिकल्स में आकर के ऑक्सीजन ऐड होता है तो वो फूड का ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी लिबरेट करता है। ये है आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसी का रिएक्शन वर्जन देख लेते हैं। तो जब आपका ग्लूकोज O2 से मिक्स होता है, यानी इधर हमने लिया है 6CO2 + 6O2, ठीक है, तो ये किस में ब्रेक डाउन होगा? ये ब्रेक डाउन हो रहा है 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 6H2O यानी कि वाटर में, एंड देन 38 ATP एनर्जी। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब आपकी बॉडी में इनहेलेशन होता है ऑक्सीजन का, उसके बाद फटाफट से आपकी सेल्स उसका यूटिलाइजेशन करके ब्रेक डाउन वगैरह कर देती हैं फूड का, और उसकी प्रोसेस का एज अ प्रोडक्ट, उस रेस्पिरेटरी प्रोसेस का एज अ प्रोडक्ट रिलीज होती है CO2, और वो CO2 हम एक्सहेल आउट करते हैं। ये बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बट मोस्टली लोग इस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इनहेल तो आप ऑक्सीजन करते हैं, तो आप एक्सहेल CO2 कैसे करते हैं ना, क्योंकि किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन हम इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो वो जो CO2 हम एक्सहेल आउट करते हैं, एक्चुअली वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से जो रेस्पिरेशन के रिएक्शन कंडक्ट कराती हैं हमारी सेल्स, उनका प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है ये बात। तो यहां पर आपने देखा कितना ज्यादा हमें एनर्जी का अमाउंट मिला, विच इज 38 ATP एनर्जी, ऑलराइट। अब हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है, देखिए अब यहां पर आपको पहले ही ये चीज बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन उतना एफिशिएंट नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज है, ग्लूकोज को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन मिल नहीं रही या मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अपने आप ही ब्रेक डाउन होगा, ठीक, क्योंकि सेल्स तो अपना काम कर रही है ना, क्योंकि आपको नीड तो है ही एनर्जी की। तो यहां पर बन जाती है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल, देन CO2 आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहां पर जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ATP है, ठीक है। तो ये 2 ATP एनर्जी आप देख सकते हैं कि इन कंपैरिजन टू 38 ATP एनर्जी कितनी ज्यादा लेस है, और हमारी बॉडी की एनर्जी नीड्स को पूरा करने में बिल्कुल ही इनकैपेबल है, ठीक है। तो ये जो एथिल अल्कोहल है,
इन जनरल आप सभी जानते होंगे कि अल्कोहल की टेंडेंसी क्या होती है, ये आपकी बॉडी में टायर्डनेस वाली फीलिंग को जनरेट करता है और आपकी बॉडी अल्टीमेटली थक जाती है। तो बहुत ही ज्यादा हैवी एक्सरसाइज, कोई काम या रनिंग के बाद जो हमें थकान या टायर्डनेस महसूस होती है वो किसकी वजह से होती है? due to the production of ethyl alcohol during the anaerobic mode of respiration that is conducted by your cells in the absence of proper amount of oxygen. All right, ये कब होगी? जब आपकी बॉडी कोई हैवी एक्सरसाइज कर रही है और आपकी सेल्स को एक एफिशिएंट रेस्पिरेशन करने के लिए जितनी अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत है वो नहीं मिल रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद CO2 एंड ATP। अच्छा, एक चीज और है जो रिलीज होता है एज अ रिजल्ट ऑफ योर एनारोबिक रेस्पिरेशन, विच इज लैक्टिक एसिड, एथिल अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड। देखिए यही दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो इधर आपको नहीं देखने मिलेंगे बट इधर आपको देखने मिलेंगे, और यही हैं जो इसको डेफिशिएंट बनाते हैं इन कंपैरिजन टू एरोबिक रेस्पिरेशन। तो यहां पर क्या होगा, एथिल अल्कोहल का मैंने आपको बता दिया, ये आपकी बॉडी में टायर्डनेस की फीलिंग को जनरेट कर देती है, जिससे आप थकान महसूस करने लगते हैं और अल्टीमेटली जब तक आप सो नहीं जाते, आपकी बॉडी को रिलैक्स नहीं मिल जाता, आप बिल्कुल फ्रेश एंड फाइन फील नहीं करते। ठीक है, वही लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से क्या होता है, जब आपकी बॉडी की सेल्स लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करने लग जाती हैं तो ये अल्टीमेटली आपकी बॉडी में जो क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, स्पेशली मसल क्रैम्प्स। ठीक है, जब आप सपोज दैट आपने सोचा कि आपको वेट कम करना है और आपने रनिंग स्टार्ट किया, ठीक है, तो अगर आप किसी प्रोफेशनल ट्रेनर की हेल्प लेंगे तो वो कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करेगा कि आप एक बार में 10 किलोमीटर रनिंग कर लीजिए तो आप एक ही दिन में फैट काफी लूज कर लेंगे। नो, दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ मेथड। ये करेक्ट वे नहीं हो सकता। क्यों? आपकी बॉडी को किसी चीज में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा समय लगता है, और वो गैप पूरा करने के लिए, वो 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक का गैप कंप्लीट करने के लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा अपने आप में इंक्रीमेंट करना होगा। ठीक है, और यही चीज अगर आप एक दिन में कर लेते हैं, आप ऐसे अचानक से उठे और आपने सोचा कि मुझे वेट कम करना और आपने 10 किलोमीटर तक रनिंग कर ली, पहली बात तो बहुत से ऐसे कम लोग होंगे जो फर्स्ट टाइम पर 10 किलोमीटर तक रनिंग को कंप्लीट भी कर पाएंगे। ठीक है, या अगर किसी ने कर लिया तो कैन यू इमेजिन उसके बाद होगा क्या? आपके मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प्स पड़ने लगेंगे और शायद आप नेक्स्ट 2 से 4 दिनों तक ठीक से चल भी ना पाए। तो प्लीज ऐसा अगर कोई है तो ये मत करिएगा, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बट उस फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको उसे समय देना पड़ेगा और डेली आपको अपनी बॉडी पर काम करना पड़ेगा, तब वो आपको एफिशिएंटली अपनी फ्लेक्सिबिलिटी का रिजल्ट दे पाएगी। ठीक है, तो जो क्रैम्प्स पड़ते हैं जब आप बहुत ही विगोरस एक्सरसाइज कर लें या रनिंग कर लें, तो आपके थाई एरिया वाली मसल्स पर बहुत ज्यादा क्रैम्प पड़ने लगते हैं। तो दीज क्रैम्प्स आर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड ड्यूरिंग दी योर एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो कि आपकी बॉडी की सेल्स में हो रहा होता है। ठीक है, आई गेस ये आपको समझ में आ गया होगा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, अभी मैंने आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन समझाते समय बात की कि एथिल अल्कोहल के साथ कभी कभी एक और एक एलिमेंट या एक कंपाउंड बनने लग जाता है आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी की मसल्स में क्रैम्प्स का कारण बनता है। ठीक है, तो वो कब होता है? जब आप बहुत ही ज्यादा विगोरस एक्सरसाइज कर ले, तो उसका फॉर्मेशन आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। जब आपका ग्लूकोज एनारोबिक रेस्पिरेशन के टाइम आपकी सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन होता है, तो ये फॉर्मेशन करता है 2 लैक्टिक एसिड, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP एनर्जी। क्योंकि हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो आप एनर्जी का अमाउंट सेम ही रखेंगे, यानी 2 ATP एनर्जी और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आप लिख सकते हैं। चलिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझने के बाद और इन दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने के बाद अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली रिएक्शन जो आपकी बॉडी में होती हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन। हम दोनों टाइप के रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, एरोबिक भी और उसके बाद एनारोबिक भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। आपको याद होगा मैंने 2 प्रोसेसेस का नाम लिया था,
ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो इनकी प्रेजेंस में कैसे आपका एरोबिक प्रोसेस एक कंप्लीट होता है उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है, वो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड या पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, ये आप याद रखेंगे। यानी अगर आपके पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है तो वो हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा, ठीक है। जल्दी से समझ लेते हैं कि ये रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले जो आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसमें ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा। ग्लाइकोलिसिस के लिए और क्रेब्स साइकिल समझाने के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, आप उसे देख सकते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस, अच्छा ग्लाइकोलिसिस मैंने आपको डिफरेंस बताते समय बता दिया था कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस हमेशा साइटोप्लाज्म में होती है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। उसके बाद क्या होगा, जब आपका एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ग्लाइकोलिसिस के इन्फ्लुएंस में आकर के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा, तब इस पायरुविक एसिड में एक और प्रोसेस होगी जो कि है क्रेब्स साइकिल, which is also known as TCA, all right, which is also known as TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, ठीक है। क्रेब्स साइकिल भी मैंने आपको बताया था जब मैं डिफरेंस बता रही थी। क्रेब्स साइकिल हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगी एंड इट नीड्स O2। अब यहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होने लगती है, तो इस जब पायरुविक एसिड में क्रेब्स साइकिल इन्वॉल्व होगी माइटोकॉन्ड्रिया में, तो फॉर्मेशन होगा 2CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP, जो कि आपका एनर्जी का एक फॉर्म, ठीक है। सो ये था आपका प्रॉपर मैनर में एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें क्या क्या प्रोसेस कहाँ इन्वॉल्व होती हैं या कौन सी प्रोसेस किस पार्ट में होती हैं सेल्स के, ठीक है।